बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या फैक्टर्स हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हो या इनकम इलास्टिसिटी हो या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हो, हर एक में 5-5 डिग्रीज होती हैं। एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वो डिग्रीज मैंने आप लोगों को 5 बताई थी, लेकिन उसमें से 2 इम्पॉर्टेंट जो डिग्रीज है ना, वो हैं, एक है मोर इलास्टिक और दूसरी जो है वो क्या है, लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक को मैंने बताया था इलास्टिक भी कहते हैं और लेस इलास्टिक को इन इलास्टिक कहते हैं। तो मोर इलास्टिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि मोर प्रोपोर्शनेट चेंज, और इसको हम कहते हैं लेस प्रोपोर्शनेट चेंज। तो ये मैंने पहले आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना जी। तो अब ये है कि इस मोर प्रोपोर्शनेट चेंज को कहते हैं मोर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और मोर प्रोपोर्शनेट डिक्रीज, और इसको कहते हैं लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और लेस प्रोपोर्शनेट डिक्रीज। ये पिछला लेक्चर देखेंगे ना, उसमें ये बातें मैंने समझाई हुई। अब डिटर्मिनेंट्स में देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिग्रीज जो हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, या तो मोर इलास्टिक हो जाती है या फिर क्या हो जाता है, लेस इलास्टिक हो जाती है। समझ रहे हैं ना। इन दोनों में से एक चीज़ है, यानी या मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। यानी वो 5 में से भी हम 2 पर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम इन 2 पे बात करेंगे कि हमने इसके अंदर हेडिंग्स को पढ़ना है, डिफरेंट फैक्टर्स को पढ़ना है, लेकिन वो फैक्टर्स क्या हैं, उसमें ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होती है, और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस इलास्टिक होती है। तो उसमें पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, वो है नेचर ऑफ द गुड। नेचर ऑफ कमोडिटी या नेचर ऑफ द गुड। तो नेचर ऑफ द गुड में अगर आप लोग देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेसेसिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसी होती हैं जो लग्जरीज होती हैं। अब आप बताएं कि कौन सी चीज़ें नेसेसिटीज़ जो हैं उसमें आप कितनी तब्दीली लेके आ सकते हैं। नेसेसिटीज़ की अगर प्राइसेस में चेंज आ जाए तो आप उसकी डिमांड में कितनी तब्दीली लेके आ सकते हैं। तो इसके अंदर आप इतनी तब्दीली नहीं लेके आ सकते, ठीक है ना। इसलिए नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं। समझ आ गई बात। और लग्जरीज जो होती हैं, अगर उनकी कीमतों में तब्दीली आ जाए तो उसके अंदर आप ज़्यादा तब्दीली लेके आ सकते हैं, मोर इलास्टिक होती हैं, उनको हम मोर इलास्टिक कहेंगे, ठीक है ना जी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नेसेसिटी की एग्ज़ाम्पल लें कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल जो है वो नेसेसिटी है। अब पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हो जाए तो प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो बढ़ जाए, तो आप उसकी डिमांड कम तो करेंगे, लेकिन कितनी करेंगे, इतनी करेंगे बस। समझ रहे हैं ना, ये जितना मैंने एरो लगा के आपको समझाया, ये इतनी करेंगे आप लोग।
उसमें लॉ ऑफ डिमांड तो पूरा होगा कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। इस तरह फॉर एग्जांपल आटा है, तो प्राइस जो है वो फ्लोर की वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, तो उसके नतीजे में डिमांड तो कम होगी, लेकिन डिमांड थोड़ी सी कम होगी, इतनी ज़्यादा नहीं कम हो सकती, क्योंकि ज़रूरत है ना। तो नेसेसिटीज़ के अंदर जो डिमांड के अंदर तब्दीली आती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है, उसमें थोड़ी आती है तब्दीली, इसलिए वो लेस इलास्टिक होती है। समझ गए? इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें प्राइस जो है वो फ्लोर की कम हो जाती है, तो आप क्या 2 रोटियां खा रहे हैं तो 10-10 खाना शुरू कर देंगे? ऐसा भी नहीं होगा। तो डिमांड बढ़ेगी तो सही आटे की, लेकिन वो भी कितनी बढ़ेगी? इतनी बढ़ेगी। समझ गए ना? तो ये देखें, इतनी से बढ़ेगी। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब इसमें इजाफा भी कम होता है और कमी भी कम होती है, और जिसमें इजाफा भी कम हो और कमी भी कम हो, जैसे लेस प्रोपोर्शनेट डिक्रीज और लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो, तो वो क्या होता है? वो इनलास्टिक होता है, या फिर वो क्या होता है? लेस इलास्टिक होता है। समझ गए? इसी तरीके से अब फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल की बात कर रहा था। पेट्रोल जो है वो फर्ज कर लें कि वो कम हो जाता है, तो क्या आप क्या करेंगे? कितनी की डिमांड बढ़ा देंगे? इतनी बढ़ा देंगे बस। ये तो नहीं होगा आप इतनी डिमांड बढ़ा दें तो उसमें रोटियां पकाना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। पेट्रोल से तो गाड़ी चलनी, तो डिमांड जो है वो प्राइस के कम होने से बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी? थोड़ी सी बढ़ेगी। तो इसमें देखें, कमी भी थोड़ी हो रही है, इजाफा भी थोड़ा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। तो जिसके अंदर अब ये फैक्टर हम पढ़ रहे हैं कि कमोडिटी की नेचर ऐसी है जिसकी वजह से उसकी जो डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है? लेस इलास्टिक। इसी तरीके से अगर हम लग्जरीज की तरफ आ जाएं, लग्जरीज जो है वो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक किसी शख्स के लिए एसी है, एयर कंडीशनर, एसी जो है वो लग्जरी है, ये उसकी एग्जांपल है। और फर्ज करते हैं कि एसी की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो एसी की कीमत में जब इजाफा होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिमांड में कमी तो आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। मतलब सब लोग कहेंगे जी हम नहीं खरीदते, जब सस्ता होगा तब ले लेंगे, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इसकी डिमांड में ज़्यादा कमी आ सकती। और अगर प्राइस जो है वो एसी की थोड़ी सी आप कम करें तो हो सकता है कि उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा आ जाए। तो इसमें इजाफा भी ज़्यादा होगा और इसमें कमी भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये क्या है? ये मोर इलास्टिक है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं ना, वो ऑथेंटिक नहीं है। ये कोई आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना कोई आप मतलब नेचुरल साइंसेस नहीं पढ़ रहे हैं, ये सोशल साइंस है। और इसका ताल्लुक जो है वो किससे है? वो इंसानी रवैये से है। तो रवैये को ही हमने इकोनॉमिक लॉज में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसलिए आप कहें जी कि एग्जाम्पल दें इसकी, तो एग्जाम्पल जो है वो वेरी करती रहेगी, कोई हम एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं दे सकते। जैसे मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक शख्स है, वो उस जैसे मैं मुल्तान से हूं, तो यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पर एसी जो है वो नेसेसिटी है, यानी एसी जो है, एयर कंडीशनर जो है वो लग्जरी नहीं है। यहाँ पर यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये एयर कंडीशनर जो है वो लग्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी को आप जनरलाइज करके नहीं लिख सकते कि एसी हमेशा ही हर शख्स के लिए ही लग्जरी होगा, किसी के लिए नेसेसिटी भी हो सकता है। इसी तरीके से कार फर्ज कर लें, कार, अब कार जो है वो आप कहें जी वो लग्जरी है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए नेसेसिटी हो। समझ रहे हैं ना? फर्ज करें एक बंदे को डस्ट एलर्जी है, तो वो कहेगा मेरे लिए तो कार जरूरत है। नहीं समझ आई? और हो सकता है दूसरे शख्स के लिए वो क्या हो? लग्जरी हो। तो इसलिए बात को समझना है, एग्जाम्पल्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती हैं कि एक पर्सन के लिए वो लग्जरी हो, दूसरे पर्सन के लिए वही चीज़ जो है वो नेसेसिटी हो। तो असल चीज़ ये समझनी है कि उस चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से
उस चीज की डिमांड में कितनी तब्दीली आती है। अगर बहुत ज्यादा तब्दीली मीन्स के इजाफा भी बहुत ज्यादा होता है और कमी भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो फिर मोर इलास्टिक है। और अगर इसी तरीके से उस किसी एक चीज की कीमत में तब्दीली की वजह से उसकी डिमांड में बहुत थोड़ी तब्दीली आती है, थोड़ी तब्दीली मतलब कि कमी भी थोड़ी आती है और इजाफा भी थोड़ा होता है कीमत के मुकाबले में, तो फिर वो लेस इलास्टिक है। ये बात समझ के आप किसी भी चीज की उसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि ये चीज इस मेयार पे पूरा उतरती है तो ये लेस इलास्टिक है और इसकी डिमांड, और अगर नहीं उतरती इस रूल पे पूरा तो वो मोर इलास्टिक है। समझ गया ना। अब आप इस पे ये नहीं कहेंगे जी आपने कहा था कार जो है वो लग्जरी है, तो भाई वो लग्जरी किसी के लिए होगी किसी के लिए नहीं होगी। एसी किसी के लिए लग्जरी होगा किसी के लिए नहीं होगा, जैसे मैंने आपको मुल्तान की एग्जांपल दी। तो लेकिन असल चीज ये समझने वाली है कि नेसेसिटीज, जिसके लिए भी जो चीज नेसेसिटी बनती है वो लेस इलास्टिक है, और जिसके लिए जो चीज लग्जरी होती है वो मोर इलास्टिक है। ये चीज तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये रूल है ये। अब नेसेसिटी कौन किसको क्या समझता है ये डिफरेंट हो सकता है, कि कार किसी के लिए लग्जरी भी हो सकती है किसी के लिए नेसेसिटी भी हो सकती है। तो ये जो एग्जामिनर होता है वो लिखता है कि ये चीज फलाने के लिए लग्जरी है और लग्जरी में बताएं क्या करेंगे, या फिर जर्नली कार एसी ये जो चीजें होती हैं ना जो जो कि ड्यूरेबल्स होती हैं, समझ रहे हैं, लग्जरीज या ड्यूरेबल्स जो होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो मोर इलास्टिक होती हैं। तो ये बात समझ आ रही है आपको कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ ड्यूरेबल कहते हैं जो कि जिसकी लॉन्गेविटी जो है वो एक साल से ज्यादा होती है। ड्यूरेबल ड्यूरेबल मींस ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल मींस इसको ड्यूरेबल गुड्स भी कहते हैं। ड्यूरेबल का वैसे मतलब होता है पायदार, इसको ड्यूरेबल भी कहते हैं, ठीक है ना जी। तो ड्यूरेबल भी कहते हैं। ड्यूरेबल मींस विच हैज लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी का मतलब है उम्र उसकी मोर देन 1 ईयर। जैसे सोफा है, अब सोफा जो है ड्यूरेबल है, तो इसी यानी जिनकी जो लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा की है। तो एसी भी देख लें 1 साल से ज़्यादा चलता है, वॉशिंग मशीन भी 1 साल से ज़्यादा चलती है। तो जो भी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं वो मोर इलास्टिक होती हैं, उनमें आप ज़रा तब्दीली ला सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो लग्जरीज जो हैं वो भी ड्यूरेबल में आ सकती हैं, जैसे मैंने आपको कहा एसी भी ड्यूरेबल है, इसी तरीके से कार भी ड्यूरेबल है, टेलीविज़न भी ड्यूरेबल है। तो ये क्यों है, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो 1 साल से लॉन्गेविटी क्या है मोर देन 1 ईयर, तो वो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ठीक है जी। और वो क्या होती हैं मोर इलास्टिक। तो अब आपने गुड की पहचान करनी है कि अब पेट्रोल जो है वो नेसेसिटी है, घी जो है वो नेसेसिटी है, आटा क्या है नेसेसिटी है, पानी क्या है नेसेसिटी है। तो ये ज़रूरत है लोगों की, और इसमें उनकी कीमत इसलिए देखें कीमतें बढ़ेंगी भी इन्हीं चीज़ों की, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने के बावजूद भी लोग उसकी डिमांड में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं लाते हैं। अभी आप देख लें कि बाकी जो ड्यूरेबल्स होंगी उनमें लोगों को पता है, या जो बेचने वाले हैं उनको पता है कि अगर हमने इनकी कीमत में ज़्यादा तब्दीली लेके आए तो वो इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो सकता है। समझ गए। तो ये पहला पॉइंट समझ आ गया आपको। नेचर ऑफ द गुड के हवाले से मैंने आपको 3 तरह की बताई हैं बातें, एक ये, दूसरी ये, और तीसरी ये, ठीक है ना जी। तो नेचर ऑफ द 3 नेचर बताई हैं मैंने, एक नेसेसिटीज, एक लग्जरीज, और एक जो है वो ड्यूरेबल्स। तो ये इस पूरे क्वेश्चन में हमने हेडिंग्स ही पढ़नी है, ये पहली हेडिंग थी, और इसमें फैसला हमने इन 2 चीज़ों का करना है कि मोर इलास्टिक हैं या लेस इलास्टिक हैं। समझ आ गई बात।
तो अब आगे चलते हैं, दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं। तो दूसरी हेडिंग है सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स, अब सब्स्टिट्यूट्स कल मैंने पढ़ाया था। सब्स्टिट्यूट को कहते हैं जो कि जो कि अल्टरनेटिवली यूज होती हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूट को अल्टरनेटिव गुड्स भी कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेप्सी और कोक, है ना, ये सब्स्टिट्यूट है जो कि सेम पर्पस के लिए यूज हो रही होती हैं, वो सब्स्टिट्यूट होती है। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोई पूरे और भी कोई पढ़ाए, तो अगर अगर पढ़ाए तो आप कहेंगे ये फलां डॉक्टर रमज़ान का है ना, ये सब्स्टिट्यूट है। समझ नहीं आई बात? तो यानी उसका मुतबादल है। तो सब्स्टिट्यूट को अल्टरनेटिव गुड्स भी कहते हैं, यानी विच कैन बी यूज्ड फॉर वन अनदर, यानी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जो इकट्ठे इस्तेमाल होती हैं वो जॉइंट होती हैं, यानी विच आर यूज्ड जॉइंटली, वो जॉइंट गुड्स होती हैं। विच कैन बी यूज्ड फॉर वन अनदर और ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। अच्छा, अब हमने देखना है कि सब्स्टिट्यूट के हवाले से क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो एक दुकान पर जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि मुझे चाय चाहिए, तो वो कहता है कौन सी जनाब? तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं जी मुझे लिप्टन चाय चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये आपने एडवर्टीजमेंट सुनी होगी, ये एक तंज है हमारे लोगों के ऊपर कि हमारे लोग जाके ये कहते हैं हमें चाय चाहिए। वो बाय नेम नहीं डिमांड कर रहे कि हमें फलां चाय चाहिए, ब्रांड नहीं बता रहे। वो आप जाके कहते हैं पॉलिश चाहिए, जनाब हमें जो है एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, हमें टीवी चाहिए। भाई टीवी कौन सा चाहिए, किस कंपनी का चाहिए? हम ऐसी नहीं बात करते। तो वो आपको इसलिए उन्होंने समझाया है कि आप जाके कहते हैं चाय चाहिए, वो आगे से कहता है कौन सी जनाब। और अगर वो थोड़ा सा सियाना है दुकानदार, तो वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें चाय देता हूँ। वो चाय देगा जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको, वो क्वालिटी के हवाले से और प्राइस के हवाले से वो चीज़ उठा के देगा जो कि जिसमें उसको फ़ायदा है। तो इसलिए ब्रांड के साथ चीज़ मांगनी चाहिए। लेकिन चलें, ये तो एक अलहदा से मैंने बात समझाई। सब्स्टिट्यूट जो है तो आपने कहा जी कि एक चाय है ए चाय, अच्छा फिर आपने कहा एक बी चाय है, एक सी चाय है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है, एक जी है, और पता नहीं कितनी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मेरी बात समझे? तो ये सारे एक दूसरे, ये सारी क्या हैं? ये सारी चाय हैं। ए टी बी टी सी टी डी टी, ये यानी उसके नाम हैं। और ये पता नहीं और बहुत सारे और भी लगे हुए हैं। तो आपको आप क्या कौन सी चाय लेते होते थे? आप ए चाय लेते थे, और पता चला कि ए चाय वालों ने अपनी चीज़ की कीमत में इजाफा कर दिया। तो अब आप को जब ये नज़र आएगा, तो अब आपको नज़र आएगा कि अच्छा मैं अब क्या करूं, तो आप ए चीज़ की डिमांड में कमी करेंगे। तो कितनी कमी कर देंगे आप? बहुत ज़्यादा कमी करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे ए महंगी होगी तो मैं बी भी ले सकता हूँ, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी, जी बी, और पता नहीं और भी सारी ये सारे नाम हैं। तो इसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। देखें, इसमें इजाफा इतना सा हुआ है, लेकिन इसकी डिमांड में इतनी ज़्यादा कमी आएगी क्योंकि आपको अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट नज़र आ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो आप कहेंगे लानत भेजें इसके ऊपर, मैं किसी और को ख़रीद लेता हूँ क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ के, किसी एक प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स, बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हों, तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। अब फ़र्ज़ करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दी किसकी भला? ये टी की एग्जांपल दी, ठीक है ना? तो अब एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक सर्जन है। तो सर्जन कौन होता है? जो जो सर्जरी करता है, जो ऑपरेशन करता है। तो आपको पता चलता है कि एक सर्जन जो है वो ए सर्जन है और मुल्तान में, और उसी चीज़ का एक बी सर्जन है। अब आपको पता है कि इसके अलावा और कोई सर्जन नहीं है। तो अब ए सर्जन कहता है कि मैं ऑपरेशन करने के इतने पैसे ज़्यादा लूँगा। तो अब आप इसकी डिमांड में कितनी कमी ले आएंगे, जबकि आपके पास सब्स्टिट्यूट एक ही है।
या हो सकता है ये भी ना हो, तो फिर आप इसकी डिमांड में कितनी कमी कर लेंगे, इतनी। मेरी बात समझ आई है? तो क्योंकि अब आपको सब्स्टिट्यूट नज़र नहीं आ रहे, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब आप उसकी डिमांड में उसकी कीमत में इजाफा होने की वजह से उसकी डिमांड में ज़्यादा कमी नहीं ला सकते। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल क्या बना, फिर रूल ये बना कि मोर सब्स्टिट्यूट, जितने ज़्यादा एक प्रोडक्ट के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तो उतनी ज़्यादा वो क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड मोर इलास्टिक डिमांड होगी। और अगर लेस सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे मैंने आपको सर्जन की एग्जांपल दी, उसका मुतबादल ही नहीं है या बहुत थोड़े सर्जन हैं, तो फिर उसमें तब्दीली भी कितनी लेके आ सकते हो फिर आप, तो तब्दीली भी थोड़ी आएगी, तो वो लेस इलास्टिक डिमांड होगी। इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक डिमांड, लेस सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिक डिमांड। तो आप तब्दीली इधर ज़्यादा ला सकते थे क्योंकि आपको इससे ज़्यादा मिल रहे हैं, और अगर आपके पास नहीं तो फिर कैसे होगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे जस्ट फॉर जोकिंग कि आप लोग ये एक नया जब आया था ये जो मैसेंजर और फेसबुक और ये, तो उस वक्त लोग एक दूसरे से मैसेंजर पे बात करते थे, तो पता चलता था फ्रेंड्स होते थे, तो पता चलता था एक फ्रेंड नहीं है तो एक से ज़्यादा फ्रेंड होते थे, 400 फ्रेंड हैं, तो कभी उससे बात शुरू कर देते थे, कभी उससे कर देते थे, कभी उससे कर देते थे। तो इसका मतलब तब्दीली बहुत ज़्यादा ला सकते हैं। और पता चले अगर एक बंदे की फ्रेंड लिस्ट में एक ही फ्रेंड है, तो अब वो कितनी तब्दीली ले आएगा कि मैं इससे बात नहीं करता, तो फिर किससे करेगा? समझ रहे हैं ना? तो तब्दीली उस वक्त आती है जब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तब आप तब्दीली ला सकते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है इतने, तो फिर आप तब्दीली भी थोड़ी लाएंगे। जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी डिमांड। ठीक हो गया? तो ये है दूसरी हेडिंग। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट्स। तो इसका मैंने रूल लिख दिया कि मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक डिमांड और लेस सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिक डिमांड। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है वैरायटी ऑफ यूजेस, वैरायटी ऑफ यूजेस। अच्छा, अब ये देखना है कि एक चीज के कितने इस्तेमाल हैं। चीज एक ही है लेकिन उसका यूज क्या क्या हो सकता है, तो ये अब हमने देखना है। तो इसका जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिजली को कहते हैं, है ना, बिजली। तो बिजली की बात करते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है। अब इसके यूजेस देखें, यूजेस। तो आप कहेंगे टीवी चला लें इससे, इससे जो है वो कंप्यूटर चला लें, है ना, इससे आप रेफ्रिजरेटर चला लें, ठीक है ना, इससे आप जो है वो जूसर मशीन, वॉशिंग मशीन और आयरन, पता नहीं क्या क्या इससे चला सकते हैं। तो इसके कितने यूज़ हैं? यानी चीज़ एक है, उससे मतलब इस्त्री कर लें, टीवी चला लें, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, और पता नहीं कितने हैं। तो जिस चीज़ के इस्तेमालात एक से ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर तब्दीली भी तो ज़्यादा लाई जा सकती है कि इसमें सिर्फ मतलब इसके बजाय इसको कर लें, इसके बजाय इसको कर लें, इसके बजाय इसको कर लें, तो उतना ही ज़्यादा उसमें तब्दीली ज़्यादा लाई जा सकती है। समझ गए ना? लेकिन फॉर एग्जांपल एक चीज़ ऐसी है जिसका यूज़ ही मतलब एक टैबलेट है, टैबलेट है जो मेडिसिन होती, मेडिसिन है ना, तो वो उसका यूज़ है कि वो पेन किलर है। अब वो पेन किलर है तो अब इसके अलावा उसका यूज़ क्या है? सिर्फ पेन को किल करना। आप कहें जी कि आपको भूख नहीं लगती तो आप फिर भी ये खा लें, तो ये नहीं कर सकते यार। आप कहें जी कि आप के जो है ना कोई और इशू है, ब्लड प्रेशर है, तो आप ये खा लें, नहीं खा सकते। तो उसका यूज़ ही एक है। यूज़, मेरी बात समझ आ रही? अब हम यूज़ पे बात कर रहे हैं, यूज़ यूज़ यूज़, समझ रहे हैं? तो यूज़ ही उसका एक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसके अंदर आप कितनी की तब्दीली लेके आ सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि उसका यूज़ ही एक है। तो जिसके यूज़ ज़्यादा होंगे उसमें तब्दीली भी ज़्यादा आ सकती है, जिसके यूज़ थोड़े होंगे उसकी तब्दीली भी थोड़ी होगी। समझ रहे हैं?
तो मोर यूजेस ऑफ ए गुड, मोर इलास्टिक डिमांड, और लेस यूजेस ऑफ गुड, लेस इलास्टिक डिमांड। समझ आई बात आपको? तो इसका मतलब देखें, आपके पास आपके दादाजी की फोटो है, ग्रैंडफादर फोटो है, मतलब फॉर एग्जांपल तलहा है, तलहा के वॉलेट में उसने अपने दादा जान की फोटो रखी हुई है। अब उसके दादा जान की फोटो का यूज क्या है? यूज किसके लिए है? यूज इज ओनली फॉर तलहा, वो सिर्फ तलहा के लिए है। आप वो के तलहा के लें जी, ये सारे फोटो कॉपी कराएं, सारे एक एक अपनी फोटो, इसकी दादा जान की फोटो सारे एक एक कॉपी करा के ना अपने अपने पर्स में रख लें, तो लोग कहेंगे हमें क्या करना है, हमने क्या करना है। तो उसका यूज सिर्फ आपके लिए है, तो आप उसमें तब्दीली इतनी ज़्यादा नहीं ला सकते, तो आप नहीं ला सकते, तो आपके लिए वो लेस इलास्टिक, तलहा के लिए। समझ आ रही? इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमिक्स जो बुक है, वो आप जाके उसका यूज क्या है? उसका यूज है कि वो कौन पढ़ेंगे? वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लोग पढ़ेंगे, या बिजनेस के लोग पढ़ लेंगे, या वो कॉमर्स के लोग जो हैं वो पढ़ लेंगे। इसके अलावा कितने के लोग इकोनॉमिक्स की, आप जाके फिजिक्स वालों को कहें कि ये इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ें, तो उनका यूज है, यानी फिजिक्स वालों से कहें, फिजिक्स जो है उन्हें कहें ये पढ़ें इकोनॉमिक्स, तो वो कहेंगे हमने क्या करनी है, पढ़े मारो इसको। केमिस्ट्री वालों से कहें कि आप जो है ना इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ें, तो उनका उसके लिए उनका क्या है, यूज नहीं है। मेरी बात समझ लें? तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक के लिए जितने ज्यादा यूजेस होंगे उतने ज्यादा मोर इलास्टिक हो जाएगा। अब ये इन इन लोगों के लिए ये इतनी तब्दीली नहीं ला सकते, ना इकोनॉमिक्स वाले, ना बिजनेस वाले, ना कॉमर्स वाले। इकोनॉमिक्स की बुक के हवाले से कितनी तब्दीली ले आएंगे, उन्हें लेनी लेनी है, उनके लिए ज़रूरत है ये, तो ये लेस इलास्टिक हो जाएगी। तो जिसके यूज़ कम होंगे वो उसका उसके लिए वो क्या है, ज़रूरत होगी उसकी, जो इसको ले रहा है। तो ये रूल याद रखना कि जितने यूजेस ज़्यादा होंगे उतनी मोर इलास्टिक होगी, जितने यूजेस कम होंगे उतनी लेस इलास्टिक होंगी। ये समझ गए? ये तीसरा हेडिंग थी जो मैंने आपको समझाई, यूज वैरायटी ऑफ द यूजेस, वैरायटी ऑफ द यूजेस। अच्छा, तो ये तीन बातें होंगी। चौथी बात करते हैं, चौथी हेडिंग पे बात करते हैं। और चौथी क्या है हेडिंग? वो है चौथी हेडिंग है डेफर्ड डेफर्ड कंजम्पशन। तो डेफर्ड कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है खर्च, डेफर का मतलब होता है मुलतवी कर देना, मुलतवी करना, टाल देना, मुलतवी कर देना, ठीक है ना। डेफर्ड कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब है कि खर्च करना, तो आप इस्तेमाल करना, तो डेफर्ड कंजम्पशन। अब ये देखते हैं कि जिन चीज़ों की कंजम्पशन को आप डेफर कर सकते हैं, यानी मुलतवी कर सकते हैं, और रोटी है, आप कहें ये रोटी मैं आज नहीं खाता, तो ये नहीं हो सकता। आप रोटी की कंजम्पशन को डेफर नहीं कर सकते कि नहीं रोटी मैं नहीं खानी आज, रोटी खानी पड़ेगी। इसी तरीके से आप अब कहें कि दवाई, अगर बीमार है, आप कहें जी मैं इसकी कंजम्पशन नहीं करता, डेफर कर देता हूँ, नहीं खाता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी कंजम्पशन को आप डेफर नहीं कर सकते, नो नो डेफर्ड कंजम्पशन, जिनकी कंजम्पशन को आप डेफर नहीं कर सकते वो ज़रूरी है, वो लेस इलास्टिक है, उनमें तब्दीली इतनी नहीं आएगी, वो ज़रूरत बन जाएगी। और जिसके अंदर डेफर कर सकते हैं, समझ रहे हैं, जिसके अंदर सॉरी, जिसके अंदर आप डेफर कर सकते हैं, डेफर डेफर मीन जिसकी कंजम्पशन को आप मुलतवी कर सकते हैं। जैसे आप कहें जी कि मैंने जो है वो कारपेट खरीदना है,
तो लेकिन अब आपको लगता है कि उसकी कीमत ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको कहते हैं नहीं जब सस्ती होगी तब ले लेंगे, तो उसमें तब्दीली ज़्यादा आ सकती है ना, तो वो मोर इलास्टिक है। ठीक है ना। यस, जिसके अंदर डेफर हो सकता है वो मोर इलास्टिक है, जिसके अंदर डेफर नहीं हो सकता वो लेस इलास्टिक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन खानी है तो वो डेफर नहीं हो सकती, वो ज़रूरत है, जो ज़रूरत होती है वो लेस इलास्टिक होती है। जो जिसमें डेफर कर सकते हैं यानी मुलतवी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कारपेट है, आपने कहा जी नहीं मैं अभी इसको नहीं लेता, कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है मुझे, तो वो मोर इलास्टिक है, उसमें ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये पर्सन टू पर्सन अब वेरी करता है, अब आप हर दफ़ा नहीं ये कह सकते। ठीक है ना जी। एक एक किताब है, जैसे इकोनॉमिक्स की किताब है, आपके मैं नहीं खरीदता, तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ज़रूरत तो है, आप उसको कितना डेफर करेंगे, आपको खरीदनी पड़ेगी। पांचवी जो चीज़ है, पांचवा जो फैक्टर है वो है हैबिट्स एंड कस्टम्स। हैबिट्स एंड कस्टम्स। तो हैबिट कहते हैं आदतें, ठीक है ना। हैबिट्स किसे कहते हैं, आदत को। कस्टम कहते हैं रस्म और रवाज को, जो रस्में होती हैं, रवाज होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर। अब वो जो हैबिट्स हैं वो उसमें तब्दीली ज़्यादा ला सकते हैं आप। आपकी कोई आदत हो, आप फर्ज करें आप सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट की आपको पीने की आदत है और पता चलता है कि प्राइस जो है उस सिगरेट की वो बढ़ गई है, तो आप उसकी डिमांड में कितनी तब्दीली लेके आएंगे, इतनी या इतनी, इतनी लेके आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते, कम तब्दीली आएगी। तो जो चीज़ हैबिट में होती है वो लेस इलास्टिक होती है। समझ आ गई। हैबिट्स, कस्टम रस्म रिवाज है। रस्म एक रस्म है आपकी, और वो ये है कि आपने शादी जो अब करनी है वो आपने शादी हाल में करनी है। तो अब बताएं, अब शादी हाल वाला ये रस्म बन गया, अब घर में शादी नहीं होती, अब सबको बारों बार ही लोग छोड़ के आ जाते हैं अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, वो घर से नहीं विदा अलविदा कहते, तो वो शादी हाल से ही लोग कर देते हैं। तो हैबिट अपना कस्टम बन गया ना, रिवाज बन गया। और पता चले शादी हाल वालों ने कीमत ज़्यादा कर दी, तो वो कितनी की उसकी डिमांड में कमी ले आएंगे, इतनी। समझ आ रही। तो इतनी यानी कितने लोग यानी उसकी डिमांड में कमी ले आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे, हो सकता है एक दो और ना जाएं, घर से करते हैं शादी, लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी डिमांड में कमी नहीं करेंगे। यानी शादी हॉल की कीमत में इजाफा होने की वजह से शादी हॉल की डिमांड में इतनी ज़्यादा कमी नहीं आएगी, बल्कि इतनी आएगी, आएगी कमी, कमी आएगी लेकिन थोड़ी आएगी। इसलिए जो कस्टम्स होते हैं और हैबिट्स होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं। ज़रूरत होते हैं ना, फैशन है, तो वो आपने करना ही करना है, तो उसकी कीमत जितनी भी ज़्यादा हो आप पे करने को तैयार हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग है, ये कौन सी हेडिंग थी, पांचवी। तो नेक्स्ट हेडिंग है छठी। तो छठी हेडिंग है अब ये है कि कीमतों का मेयार। अब ये दो तरह के हैं। नंबर वन, वेरी हाई प्राइस, और एक है नंबर टू, वेरी लो प्राइस। आप मुझे बताएं कि कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी जो लेस लास्टिक होंगी और कौन सी मोर लास्टिक होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक जूता है वो 500 रुपये का आता है। एक जूता कितने का आता है, 500 रुपये का आता है। ये शू प्राइस है ना, शू प्राइस कितनी है, 500 रुपये। और एक जूता जो है वो है फॉर एग्जाम्पल वो आता है 5,000 रुपये का। ये आपके सामने 500 कहाँ पे और 5,000 कहाँ पे। तो इन दोनों में क्या है, तो आपको नज़र आया होगा कि एक जूता 500 रुपये का है और एक जो है वो 5,000 रुपये का है। तो कौन सा लेस इलास्टिक है, कौन सा लेस इलास्टिक है? दोनों ही लेस इलास्टिक है। क्यों भला? दोनों ही क्या है, लेस इलास्टिक है। क्यों भला? क्योंकि वेरी हाई प्राइस पे कौन खरीद को
पे कौन लोग खरीदते हैं? वेरी रिच पीपल। और वेरी लो प्राइस पे कौन खरीदते हैं? पुअर पीपल, है ना। अब आप एक अमीर शख्स से कहें कि वो 5,000 वाला जूते ना ले बल्कि 500 वाला ले ले, वो ले लेगा? उसमें इतनी बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है वो? नहीं। इस तरह एक 500 वाले से कहें कि आप 5,000 वाला ले लें तो वो इतनी ज्यादा तब्दीली लेके आ सकता है? नहीं। वो 500 के बजाय 600 वाला ले लेगा, या 500 के बजाय 300 वाला ले लेगा। तो वो इतनी ज्यादा तब्दीली नहीं ला सकते। जिन्होंने घड़ी 1 लाख वाली बांधनी है ना, उन्होंने 1 लाख वाली बांधनी है, और जिन्होंने 100 रुपए वाली घड़ी पहननी है, उन्होंने 100 वाली पहननी है। तो वो उनकी उसमें ज्यादा तब्दीली नहीं ला सकते। 1 लाख वाले से कहें 100 वाली पहन ले घड़ी, टाइम ही देखना है ना, तो वो कहेगा नहीं मैं तो 1,लाख वाली पहनूंगा। और इसी तरीके से 500 वाले से कहें कि 1 लाख की पहने, तो वो कहेगा भाई मैं पागल हूँ, मैं इतनी महंगी घड़ी क्यों पहनूं। तो दोनों दोनों किस्म की चीजें जो है, दोनों किस्म के लोगों के लिए उनकी डिमांड जो है लेस इलास्टिक होती है। वेरी हाई प्राइस पे खरीदना वेरी रिच पीपल के लिए ज़रूरत है, और वेरी लो प्राइस पे चीज़ों को खरीदना वेरी पुअर पीपल के लिए ज़रूरत है। वो उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते, इसलिए दोनों जो है वो लेस इलास्टिक। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, 7th हेडिंग। आपने इसको समझना है इन चीज़ों को कि ये क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब आप क्या करें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी पहले कि कुछ लोग बहुत अमीर लोग थे और कुछ लोग बहुत गरीब लोग थे, अब जो पुअर हैं वो पुअर पीपल फर्ज करें रिच हो जाते हैं, और जो रिच हैं, रिच पीपल जो हैं वो पुअर हो जाते हैं। अब क्या होगा? अब जो जो चीजें पहले लेस इलास्टिक थी वो सब दोनों के लिए क्या हो जाएंगी? मोर इलास्टिक हो जाएंगी। समझ आई बात? अब वही 500 वाला जूता उसके लिए मोर इलास्टिक हो जाएगा, और उसके लिए वही 5,000 वाला जूता वो मोर इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों ज्यादा तब्दीली लेके आएंगे। गरीब आदमी अब अमीर हो गया है तो अब 500 के बजाय 5,000 वाला जूता खरीद सकता है ना। इस तरीके से अमीर आदमी अब गरीब हो गया है तो वो क्या करेगा? अब वो 5,000 के बजाय 500 वाला खरीद सकता है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ चेंज होगी, डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो चेंज हो जाएगी। लेस इलास्टिक से वो क्या हो सकती है? मोर इलास्टिक हो सकती है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये 7th हेडिंग के बाद 8th पे आते हैं। 8th पे मैं बता रहा हूँ रिलेटिव इम्पोर्टेंस, रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन एक्सपेंडिचर। रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन एक्सपेंडिचर। अब मैं एक जगह आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं कि मैं एक जगह पे इंटरव्यू लेने के लिए गया, तो मैंने एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, टीचर था, उससे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ रिलेटिव। तो उसने कहा रिलेटिव मीन्स सर रिश्तेदार। तो मैं तो इकोनॉमिक्स में पूछ रहा था ना, तो उसने कहा रिश्तेदार। मैंने कहा वेरी गुड, तो आपको तो पता है। तो रिलेटिव का मतलब इंग्लिश से उर्दू तर्जमा करें तो रिश्तेदार ही होता है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव का मतलब है इन कंपैरिजन विद, इन कंपैरिजन विद, यानी जब आप किसी से मुकाबला कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहते हैं रिलेटिवली ये बेहतर है। मतलब 2 सूट आपके पास पड़े हुए हैं, 2 सूट हैं, तो आप कहते हैं कि दिस सूट इज मोर बेटर देन दिस। तो ये रिलेटिवली आप बता रहे हैं, इन कंपैरिजन विद दिस सूट इज मोर बेटर, है ना। या आप कहते हैं कि ये 2 टेलीविजन है, तो इनमें से आप कहें तो आप कहते हैं रिलेटिवली ये बेहतर है, यानी कंपैरिजन करते हुए देखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो रिलेटिव का मतलब है कंपैरिजन करना। इंपॉर्टेंस इन एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब ये ज़रा समझें, आप लोगों ने एक लफ्ज़ सुना होगा बजट। ये हम आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला
पढ़ेंगे भी। अभी बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, तो बजट भी आएगा, तो ये पूरा चैप्टर आएगा बजट का। लेकिन फिलहाल बजट मैं बता रहा हूँ, बजट का लफ्ज़ सुना हुआ है ना आप लोगों ने? तो बजट का मतलब है, बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान, ये वैसे मैं बोल देता हूँ, बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान which shows the anticipated revenues and proposed expenditures during a year। समझ रहे हैं? अगर साल का है तो यानी बजट शोज, बजट सॉरी, बजट इज अ बजट इज अ बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, विच शोज द मतवक्के जिसे कहते हैं, विच शोज द एंटीसिपेटेड रेवेन्यूज एंड proposed proposed expenditures। प्रपोज मीन जो आपने तजवीज़ की है कि मैंने यहाँ यहाँ खर्च करना है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बजट क्या होता है, ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, ठीक है ना, ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड का होगा, एक दिन का भी बजट बना सकते हैं, एक महीने का भी, एक साल का भी, डिपेंड करता है जो भी टाइम। तो उसमें बजट हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, प्लान होता है ना, प्लान हमेशा आने वाले दिनों के लिए होता है। तो बजट प्लान है और फाइनेंशियल प्लान है, और ये आपके एंटीसिपेटेड रेवेन्यू को शो करता है कि रेवेन्यू कितने मिलेंगे आने वाले दिनों में, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ खर्च करेंगे और कितनी देर के लिए होगा। मेरी बात समझ आ गई? तो ये बजट की कहानी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बजट जो है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इनकम यानी रेवेन्यू, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर यानी अखराजात। अब जब मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर एक्स आपके एक महीने का एक्सपेंडिचर क्या है, या आपके एक महीने का बजट बताएं, तो आपके घर का भी बजट बनता है, आपके शहर का भी बजट बनता है, आपके सूबे का भी बजट बनता है, आपके मुल्क का भी बजट बनता है, और आपका भी बजट होता है एक महीने का। अगर आप बना रहे हैं कि मेरी इनकम इतनी है मेरे, तो बजट तो किसी भी एंटिटी का हो सकता है, किसी शहर का, किसी मुल्क का, किसी घर का, किसी फर्द का, किसी का भी हो सकता है। तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं कि कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा घर का बजट में बात करता हूँ। ये घर का बजट है, ठीक है ना जी। और देखें बजट के दो पार्ट हैं, एक इनकम और एक एक्सपेंडिचर। और इधर हमने लिखा था रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये है कि हम कहाँ पहुँच गए, हम बजट के एक पार्ट की तरफ बात कर रहे हैं, यानी एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए, फ़र्ज़ करिए कि आपकी जो इनकम है वो आपको पता चलती है जी कि इनकम यहाँ यहाँ से आनी है। वो आप जो भी सोर्सेज होंगे, एक सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स, जो भी होगा वो आप बता देंगे कि शॉप से इतने पैसे आने, तो शॉप का रेंट इतना आएगा, अब्बू जान इतने पैसे कमा के लाएंगे, अम्मी अगर काम करती हैं, वर्किंग वीमेन है तो इतने पैसे आएंगे। तो आपके पास जितने भी सोर्स होंगे वो सारे इधर आप लिखते जाएंगे। फिर आप एक्सपेंडिचर पे बात करते हैं। तो मैं 3-4 एक्सपेंडिचर गिनवा रहा हूँ, आपने वो गिनने के बाद ज़रा मुझे बताना है क्या कहते हैं आप लोग। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि टूथपेस्ट है, और उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने में आप 100 रुपये खर्च करते हैं। फिर मैं कहता हूँ न्यूज़ पेपर है, तो न्यूज़ पेपर पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 रुपये खर्च करते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि क्लॉथ हैं, और उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं एक माह के अंदर। ये हम फॉर 1 मंथ बजट बना रहे हैं, फॉर 1 मंथ बजट बना रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये 10,000 है। और इसी तरीके से हम लोग थोड़े से वो उसमें नटोरियस हैं गोश्त खाने के मामले में। तो फ़र्ज़ करें कि आप 8,000 रुपये आप गोश्त पे भी खर्च करते हैं एक महीने में।
अब आप बताएं इसमें से कौन सा लेस इलास्टिक है, कौन सा मोर इलास्टिक है। चार मैंने एक्सपेंडिचर गिनवाए हैं आपको जो घरों में होते हैं। तो टूथपेस्ट है, फिर न्यूज़पेपर है, फिर क्लॉथ है, फिर मीट है। तो कौन सा लेस इलास्टिक है और कौन सा मोर इलास्टिक है, यानी किस में ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है, किस में कम तब्दीली लाई जा सकती है ना। तो आप डिफरेंट आपकी ओपिनियन हो सकती है, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं, ये लेस इलास्टिक और ये दोनों जो हैं ये मोर इलास्टिक हैं। क्यों भला? क्योंकि जिन चीज़ों पे अखराजात थोड़े होते हैं उसमें कितनी की तब्दीली ले आएंगे आप? 100 रुपये में कितनी की तब्दीली ले आएंगे? 80 वाला ले लेंगे या 110 वाला ले लेंगे? न्यूज़पेपर एक दिन की नहीं खरीदेंगे, 2 दिन की नहीं खरीदेंगे, तो 800-900 रुपये पे आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकते। लेकिन इस जिसके अंदर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जिस पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसमें तो ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है ना। कि 10,000 रुपये खर्च हो रहा है तो आप 4,000 कर लें, इस तरह 8,000 खर्च कर रहे हैं तो इसको भी 3, 2, 3, 4, 4, 5 पे ले आए। तो इसमें ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है क्योंकि इस पे अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, इन पे तो अखराजात ही थोड़े से हो रहे हैं। तो ये एक और तरीका है बताने का कि रिलेटिवली जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर देखना आपने कि रिलेटिवली if you are spending less on some commodities, that would be less elastic, and if you are spending more on some commodities, you can have more change in the demand of that particular commodities, and this would be more elastic। ठीक है। तो जिसके ऊपर आपके टोटल एक्सपेंडिचर, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर आप निकालें, फर्ज करें आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है 1,00,000 रुपए, ये टोटल एक्सपेंडिचर है आपका, समझ रहे हैं ना। और इधर आपकी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल आ जाती है, कुछ तो आएगी, फॉर एग्जांपल 1,10,000 रुपये आ जाती है, ठीक है ना जी। तो जो ये इनकम वो है इसको छोड़ें, इस टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर इस 100 रुपये की क्या औकात है, इस टोटल 1,00,000 रुपये के अंदर 1,000 रुपये की क्या औकात है, लेकिन इस 1,00,000 रुपये के अंदर 10,000 की क्या औकात है, ज्यादा औकात है, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस। आई बात समझ? relative importance, relative importance in expenditure, समझ आई? एक्सपेंडिचर मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, यानी इंडिविजुअल जो एक्सपेंडिचर है उनकी टोटल एक्सपेंडिचर में कितना सिग्निफिकेंट जो है वो पोर्शन है जो उसको कवर करता है। तो आपके ख्याल में ये 100 और ये 1,000 या 10,000 या 8,000, तो आप कहेंगे इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर, इन दोनों की ज़्यादा नहीं है, तो इसमें ज़्यादा तब्दीली भी नहीं ला सकते। जिनकी ज़्यादा पोर्शन है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर वो ज़्यादा तब्दीली उनमें लाई जा सकती है। समझ आ गई बात? तो अगर आप टोटल टूथपेस्ट पर एक्सपेंडिचर निकालें, यानी एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट तो 100 रुपये है, लेकिन रिलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट निकालें, रिलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट, तो वो आएगा एक्सपेंडिचर ऑन टूथपेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो आएगा 100/1,00,000। मेरी बात समझ आई? तो ये 1,00,000 आ जाएगा, जो भी जवाब आएगा आपके सामने आएगा। तो इसी तरीके से रिलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन न्यूज़पेपर निकालें, तो वो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन न्यूज़पेपर डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर, तो वो कितना है, 1,000/1,00,000। समझ आई बात? इसी तरीके से रिलेटिव एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, तो एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर, तो क्लॉथ पे कितने खर्च कर रहे थे हम लोग, 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 है ना। तो अब आपको रिलेटिव एक्सपेंडिचर भी निकालना आगे, तो आपने टोटल जो एक्सपेंडिचर हो वो ऊपर रखना है न्यूमरेटर में और टोटल एक्सपेंडिचर से डिवाइड करना है, तो ये बनता है रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन द टोटल
एक्सपेंडिचर। तो रूल क्या समझ आया? रूल ये समझ आया कि जिन चीज़ों पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, मोर एक्सपेंडिचर, मोर रिलेटिव एक्सपेंडिचर, है ना, क्योंकि आपने टोटल एक्सपेंडिचर में से उस चीज़ पर एक्सपेंडिचर को देखना है, तो वो मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है। 10,000 के अंदर ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है, 8,000 के अंदर ज़्यादा तब्दीली लाई जा सकती है। और लेस रिलेटिव एक्सपेंडिचर होगा तो वो क्या होगा? वो लेस इलास्टिक होगा। ये रूल है, समझ गए? तो ये है जी स्टोरी। उसके बाद टाइम की बात करते हैं हम लोग। टाइम आखिरी हेडिंग है इसकी, वो है टाइम। ये हेडिंग थी 8वीं, तो 9वीं जो हेडिंग है वो है टाइम। टाइम एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि दो दो चीज़ें हैं। एक ये है कि आपने ये देखना है कि कंज्यूमर्स कितना टाइम लेते हैं प्राइस, जो नई प्राइस आई है उसके अंदर एडजस्ट होने के अंदर। ठीक है ना, जैसे अब पेट्रोल की कीमत आपको पता चलता है 100 है तो वो 150 हो जाए, तो आप कितनी देर के अंदर इस चीज़ को अब्जॉर्ब कर जाएंगे और अपना एक्सपेंडिचर पैटर्न उसके मुताबिक चेंज करेंगे कि यार अब पेट्रोल पे हमारा ज़्यादा खर्चा होना है, क्योंकि वो 100 रुपया था तो अब वो 150 पे चला गया है, तो आप उसके मुताबिक एडजस्टमेंट लेते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीवी की कीमत जो है, टेलीविज़न की कीमत जो है वो कम हो जाए, तो उसकी डिमांड जो है वो इमीडिएटली जो है वो नहीं बढ़ेगी। नहीं समझ आई? क्योंकि ये थोड़ी है कि फौरी तौर पे लोग भाग के जाकर टीवी ले आएंगे, टीवी की कीमत कम हो गई, उनको टाइम लगेगा एडजस्टमेंट होने में। तो इतना ज़्यादा क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर पैटर्न को चेंज करना पड़ता है कि ठीक है ये चीज़ अब महंगी हो गई है तो अब हमने ये लेनी है या नहीं लेनी है, तो इधर से इधर फलानी चीज़ के पे एक्सपेंडिचर कम करके इस पे ज़्यादा कर देते हैं, और इधर ये सस्ती हो गई है तो इसको बढ़ाना है और उधर ऐसे करना है। तो ये सारा उन्हें अपना बजट में एक्सपेंडिचर को चेंज करना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी उतनी देर से तब्दीली आएगी। ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा लॉन्गर टाइम पीरियड होगा उतना ही तब्दीली ज़्यादा आएगी, यानी टाइम पीरियड जो है वो लॉन्गर द टाइम पीरियड, द लॉन्गर द टाइम पीरियड और ग्रेटर द इलास्टिसिटी, है ना, ग्रेटर द इलास्टिसिटी, और शॉर्टर द टाइम पीरियड शॉर्टर द इलास्टिसिटी। ये रूल आपने याद रखना है। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में हमने क्या किया? इस टॉपिक में हम लोगों ने प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हेडिंग्स थी, और इसमें हमने यही देखना था कि ये इसके कितने फैक्टर हैं। तो मैंने आपको तकरीबन 8-9 फैक्टर्स बताए हैं इसके, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी या तो मोर होती है या लेस होती है। तो कितने फैक्टर्स हमने पढ़े हैं? 9 फैक्टर्स, 9 हेडिंग्स थी ना इसकी। और उसमें यही देखा है कि कब नेचर ऑफ द गुड की वजह से इलास्टिसिटी किस तरह चेंज होती है, फिर सब्स्टिट्यूट की वजह से इलास्टिसिटी कैसे चेंज होती है, यूजेस की वजह से, फिर डेबिट कंजम्पशन की वजह से, हैबिट कस्टम की वजह से, प्राइस लेवल, टाइम, एक्सपेंडिचर, ये सारी हमने बातें की। अब हमारे पास अभी 20 मिनट हैं। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, और वो टॉपिक है जो कल परसों कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि ये इलास्टिसिटी पड़ी क्यों है, क्या तकलीफ है हमें। तो वो एक तो ये तकलीफ है कि भाई पेपर देने, ACMA की सर्टिफिकेट लेना है। दूसरा ये है कि हमें थोड़ी सी अकल आ जाए और दुनिया के अंदर हमें समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। और अगर आप किसी बिज़नेस को चलाते हैं या किसी किसी कंपनी में आप मैनेजर चले जाते हैं तो आपको पता हो कि इलास्टिसिटी कितना आपकी हेल्प करती है इस हवाले से। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है
यानी मैं इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस किसके लिए, फॉर दी कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए। यानी टॉपिक नेक्स्ट क्या है, टॉपिक है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पोर्टेंस, यानी ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका फ़ायदा क्या है। नंबर वन जो है वो है फॉर कंज्यूमर्स, फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के लिए इसकी इम्पोर्टेंस। और कंज्यूमर्स को ये मैसेज आता है कि अगर नेसेसिटी हो, ये पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी, नेसेसिटी हो और उसकी कीमत में इजाफा हो जाए तो आप उसकी डिमांड में इतनी ज़्यादा कमी नहीं कर सकते, करेंगे लेकिन थोड़ी करेंगे। इसी तरीके से अगर वो लग्जरी है या ड्यूरेबल है और उसकी कीमत में इजाफा हो जाए तो आप उसकी डिमांड में ज़्यादा कमी कर सकते हैं और अपना अपना बजट उसके मुताबिक प्लान आउट कर सकते हैं कि हमने क्या करना है। ये पहली बात समझ आ गई। एज ए कंज्यूमर आप अपना बजट जो है, अपना एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान कर सकते हैं कि मैंने किस पर ज़्यादा खर्च करना है, किस पे कम खर्च करना है, किसकी कीमत बढ़ जाए तो मैंने कितनी डिमांड कम करनी है, कम करनी तो दोनों की है लेकिन किसकी कितनी करनी है, ये आपको इलास्टिसिटी बताएगी कि ये चीज़ आपके लिए क्या है। इसी तरीके से ड्यूरेबल है ना, तो ड्यूरेबल्स की कीमत अगर बढ़ जाए तो उनकी डिमांड में भी कमी बहुत ज़्यादा आएगी, समझ गए। तो ये पहली बात है। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है वो है फाइनेंस मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर, तो फॉर फाइनेंस मिनिस्टर यानी वज़ीर ख़जाना। तो अगर आप में से कोई अल्लाह करे कि वज़ीर ख़जाना बन जाए, तो आप में से बन सकता है ना, आजकल इसी तरह के बन रहे हैं। तो अगर आप वज़ीर ख़जाना बन जाएं तो आपसे पूछेंगे आके कि वज़ीर ख़जाना साहब या साहिबा बताएं कि किन चीज़ों पे टैक्स लगाएं। तो पहला सवाल ये, किन चीज़ों पे टैक्स लगाएं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का मेन काम होता है बजट बनाना गवर्नमेंट का और पैसा इकट्ठा करना गवर्नमेंट के लिए टैक्स से। तो आप कहेंगे टैक्स सब पे लगाएं, पहली बात। फिर वो पूछेंगे कि किन चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाएं और किन चीज़ों पे कम टैक्स लगाएं। फॉर एग्जांपल नेसेसिटीज़ हैं और फॉर एग्जांपल लग्जरीज़ हैं, तो किन पर ज़्यादा टैक्स लगाएं। आपसे ये दो सामने चीज़ें रखी जाती हैं और आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो आप किन चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाएं। नेसेसिटी मीन आटा है, चीनी है, गंदम है, पेट्रोल है, घी है, तो आप ये नेसेसिटीज़ हैं, बताएं इन पे ज़्यादा टैक्स लगाएं या लग्जरी यानी एसी पे लगाएं, गाड़ी पे लगाएं, टीवी पे लगाएं, सोफे पे लगाएं, एयर कंडीशनर पे लगाएं, किस पे लगाएं। तो आप किस पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मोर टैक्स लगाएंगे, मोर टैक्स ऑन दीज, इन पर क्या होगा, मोर टैक्स लगेगा। समझ आ गई बात, इन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन जो लग्जरीज होंगी उन पे लेस टैक्स लगेगा। क्यों भला, क्योंकि आपको क्या चाहिए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसा आवाम से, टैक्स। तो टैक्स कहाँ से ज़्यादा जनरेट होगा, जो लोगों ने चीज़ें खरीदनी है। तो वो कौन सी चीज़ें जो लोगों ने हर हाल में खरीदनी है, चाहे आप जो मर्जी कर लें, वो नेसेसिटी है, इसलिए इन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आए। लग्जरी पे आप ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, लोग उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी कर देंगे। ये देखें, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी कर देंगे। अब जब टैक्स लगेगा तो कीमत बढ़ेगी ना, तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, तो आपको टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो टैक्स लेने के लिए आपको चाहिए कि आप नेसेसिटी पे ज़्यादा टैक्स लगाएं। बाहर आके चाहे कहते रहे कि आवाम दोस्त टैक्स, वो जो है बजट है, आवाम के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए आप नेसेसिटीज़ पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, मोर टैक्स लगाएंगे, मोर रेवेन्यू जनरेट करेंगे।
और क्योंकि ये इस पे टैक्स लगेगा तो इसकी डिमांड में कमी बहुत थोड़ी होनी है, ये देखें बहुत थोड़ी कमी होनी है, तो ये चीज़ बिक जानी है और कमी थोड़ी होनी है, तो फिर आप इन्हीं पे टैक्स ज़्यादा लगाएंगे ना। इसीलिए आप कोई भी गवर्नमेंट आए जो मर्जी बातें करती रहे, अगर उन्होंने पैसा ज़्यादा इकट्ठा करना है, टैक्स ज़्यादा इकट्ठा करना है, तो वो नेसेसिटीज़ पे टैक्स लगेगा। चीनी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, घी महंगा होगा, मजबूरी है ना, तो उसके अलावा गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लेगी, और लग्जरीज पे वो टैक्स कम करेंगे, और वहाँ से जब टैक्स कम लेंगे तो उनको टैक्स कम लगाएंगे, यानी मोर टैक्स का मतलब है मोर टैक्स रेट, यानी ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। लेस टैक्स का मतलब है लेस टैक्स रेट, इस पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और इस पर कम टैक्स लगाएंगे लग्जरीज के ऊपर, क्योंकि लग्जरी पे जब टैक्स लगेगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, जब कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, और बहुत ज़्यादा कमी आएगी तो लोग लेंगे नहीं, जब लेंगे नहीं तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा नेसेसिटी पे ज़्यादा टैक्स लगाती है और लग्जरीज पे कम टैक्स लगाती है। तो आप अब फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे तो अब आपको इलास्टिसिटी पता होगी, तो आप डिसीजन करेंगे ना कि किसके ऊपर जो है वो क्योंकि नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी जो है वो लेस इलास्टिक है और लग्जरी क्या है वो मोर इलास्टिक है। तो लेस इलास्टिक गुड्स के ऊपर आप ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, मोर इलास्टिक के ऊपर आप कम टैक्स लगाएंगे। ये है फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप बन जाएं तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको अब इम्पोर्टेंस समझ आ रही है, इसलिए आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं ना, मैंने इसलिए कहा कि आगे आ रहे हैं, आप टेंशन न लें, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सप्लाई सप्लाई, अब भाई ये डिमांड का चैप्टर खत्म हो गया है ना, अब आज खत्म कर दिया डिमांड का चैप्टर, कल सप्लाई शुरू कर लेंगे, टेंशन किस बात की है। सप्लाई भी आ जाएगी, लेकिन जिन लोगों को डिमांड समझ आ गया समझे, उनको सप्लाई भी समझ आ गया, उनके लिए सप्लाई समझना मुश्किल नहीं है। और जिनको डिमांड सप्लाई समझ आ गया उनको इकोनॉमिक्स समझ आ गई, क्योंकि इकोनॉमिक्स के दो पिलर्स हैं, एक डिमांड का पिलर है, एक जो है वो सप्लाई का पिलर है। जिस तरह आप लोग काउंटिंग में पढ़ते हैं ना डेबिट क्रेडिट, मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है उसमें दो ही चीज़ें हैं, डेबिट क्रेडिट। जिसको डेबिट क्रेडिट समझ आ गया उसको काउंटिंग समझ आ जाती है। इस तरह इकोनॉमिक्स में जिनको डिमांड एंड सप्लाई समझ आ गया उनको सारी चीज़ें जो है वो समझें आ गई। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस हमने कंज्यूमर के लिए पढ़ ली, फिर हमने उसके लिए पढ़ ली, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए पढ़ते हैं, फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करना होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये प्लान करना होता है कि वो अपनी जो इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करे, क्या करे, एक्सपेंड करे, एक्सपेंशन करे, एक्सपेंशन 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 इन बिजनेस चाहता है वो। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे शहर के अंदर सोन हलवा है, तो सोन हलवा जो है वो मुल्तान की बड़ी इम्पोर्टेंट बड़ी मशहूर डिश है। तो एक फॉर एग्जांपल वो जो बनाते हैं वो रिवाड़ी वाले हैं, रिवाड़ी सोन हलवा है, ये बड़ा मशहूर है। अब ये सोचते हैं ये मुल्तान में है, अब ये सोचते हैं कि लाहौर में भी हम एक इसका प्लांट लगा दें, लाहौर में भी बेचना शुरू कर दें, कराची में भी बेचना शुरू कर दें, है ना। ये अब एक्सपेंशन चाह रहे हैं किसकी, बिजनेस की। तो इन्हें देखना पड़ेगा ना कि ये सोन हलवा मुल्तान में तो मौजूद है, क्या लाहौर में इसकी डिमांड क्या होगी, यानी लेस इलास्टिक होगी या मोर इलास्टिक होगी। तो वो लाहौरियों को फ्री पहले खिलाएंगे, कराची वालों को फ्री खिलाएंगे, चेक करें जी कैसी चीज़ अच्छी है, ये फीडबैक लेंगे। और अगर उनको लगता है कि लाहौर और कराची में ये मेरी चीज़ लोगों की ज़रूरत बन गई है, यानी लेस इलास्टिक हो गई है, तो वो लेस इलास्टिक बन जाएगी, तो वो उसको उन जगहों पर भी उनका इंडस्ट्री या उसका प्लांट या उसकी फैक्ट्री लगा देगा। तो लेस इलास्टिक होगी तो एक्सपेंशन होगी बिजनेस में, एक्सपेंशन इन बिजनेस होगी। अगर वो मोर इलास्टिक हैं, इसका मतलब ये है कि अगर सोन हलवे के मुकाबले में एक और बंदा
एक चीज़ और बना के ले आता है, रस मलाई ले आता है, और वो लोग सोन हलवा नहीं खरीदते हैं लाहौर के और कराची के, और वो कहते हैं ये रस मलाई ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पर इसका मतलब लोग तब्दीली ज़्यादा ला सकते हैं, मोर मोर लास्टिंग मीन मोर तब्दीली, मोर मोर चेंज ला सकते हैं। तो फिर वहाँ पे लेस एक्सपेंशन होगी, वहाँ पे या तो एक्सपेंशन होगी नहीं, नहीं समझ आई, यहाँ पे वो प्लांट नहीं लगाएंगे या बहुत थोड़े प्लांट लगाएंगे, एक अद्धा लगाएंगे, समझ गए। तो ये चीज़ या तो लेस प्लास्टिक होती है, जैसे देखें ना कोई चीज़ है, बाज़ बार लोग अपनी एक चीज़ बनाते हैं और फिर उसको एडवर्टीजमेंट के जरिए लेस प्लास्टिक बनाते हैं। जैसे वो कतरीना कैफ से कहते हैं कि आओ इसको कहो लोगों को, तो लोग कतरीना कैफ की वजह से लोगों के लिए वो चीज़ ज़रूरत बन जाती है। या शाहरुख खान से कहते हैं कि तुम इसके बारे में कहो, तो वो शाहरुख खान की वजह से उस चीज़ की डिमांड लेस इलास्टिक हो जाती है, लोगों की ज़रूरत बन जाती है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, ये मैं मतलब नया नया एलजी सेट आया था, एलजी का सेल फोन आया, तो मैं लेना नहीं चाहता था, लेकिन एक दफ़ा एडवर्टीजमेंट में आतिफ असलम ने आके कहा कि ये ले लें, तो मैंने ले लिया। तो मैंने उसकी डिमांड में इजाफा क्यों किया, मैं ज़रूरत क्यों बनी मेरे लिए वो, क्योंकि वो मुझे आतिफ असलम ने कहा था। तो वो इसका मतलब ये हुआ, वैसे तो वो फजूल सेट था, लेकिन मैंने उसको ख़रीदना शुरू कर दिया क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट के ज़रिए मेरी ज़रूरत बनाई गई, ज़रूरत बनाई गई। जब ज़रूरत बन जाती है तो फिर लेस इलास्टिक हो जाती है, समझ आ गई, क्योंकि उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, फिर तब्दीली ज़्यादा नहीं आती उसके अंदर। तो अगर सोन हलवा लेस इलास्टिक बन गया मुल्तानियों और उसके लाहौरियों के लिए और कराची वालों के लिए, तो फिर हम उधर एक प्लांट लगाएंगे और उस बिजनेस हमारा एक्सपैंड करेगा। अगर वो लेस इलास्टिक नहीं बना, मोर इलास्टिक है, तो फिर हमें एक्सपेंशन करते हुए सोचना पड़ेगा कि हम वहाँ पे प्लांट लगाएं कि ना लगाएं। इसके बाद चौथी जो चीज़ है वो है फॉर मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट कहते हैं, अभी फिलहाल ये पूरा बात करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल इसका मतलब है सिंगल सेलर इन द मार्केट। पूरी मार्केट में एक ही सेलर हो, और ये मोनोपोलिस्ट की बात समझा रहा हूँ, और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये मोनोपोलिस्ट बन जाएगा। सिंगल बंदा हो, यानी पूरे जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं उसमें हो सकता है। मतलब कराची में फ़र्ज़ करें कि सिर्फ एक ही बंदा जो है वो पाए बनाता हो, ये पाए जो होते हैं, तो आप कहेंगे इसकी मोनोपोली है भाई, ये सिंगल सेलर है। लाहौर में फ़र्ज़ कर लें कि एक ही बंदा है जो कि रस मलाई बनाता है, तो आप कहें और कोई भी नहीं बनाता, तो इसकी मोनोपोली है भाई, ठीक है। अब मोनोपोलिस्ट के लिए जो है वो देखना है कि वो क्या करेगा, वो कीमतों को कैसे तय करेगा, वो प्राइसेस को कैसे तय करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़, आप मोनोपोलिस्ट है तो आपको पता है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो आप तो कहेंगे वो कीमत को बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसे देखना पड़ेगा कि उसकी प्रोडक्ट अगर लेस इलास्टिक है, नहीं समझ आई, फिर तो वो कीमत में क्या करेगा, इजाफा करेगा। अगर वही चीज़ जो है वो किसी एक और जगह पर मोर इलास्टिक है, तो वहाँ वो कीमत क्या कर देगा, कम रखेगा, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करते हैं कि मुल्तान है और लाहौर है, और पता चलता है कि मुल्तान में जो बॉल पॉइंट वो एक ही फर्म बनाती है, और वो है पियानो बॉल पॉइंट है, और इधर लाहौर में भी पियानो बॉल पॉइंट है, पियानो बॉल पॉइंट है, ठीक है ना जी। तो बॉल पॉइंट फिर है ईगल पेन, ये मुल्तान की बातें हो रही हैं लाहौर की। अच्छा, ये ईगल पेन है, फिर है पार्कर पेन, इधर भी ईगल पेन है,
और इधर भी पार्कर पेन है, समझ रहे हैं। तो अब आप दोनों मार्केट में देख लें, सिंगल सेलर है, और जो है वो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि डॉलर है, डॉलर पेन है, इधर भी क्या है, डॉलर पेन है। अब आप इन इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बॉल पॉइंट बनाने वाली एक ही फर्म है, वो पियानो है, और दोनों मार्केट में उसकी मोनोपोली है। देख लें दोनों मार्केट में, क्योंकि बाकी सारे पेन हैं, बॉल पॉइंट नहीं है। तो मैंने कहा था कि सिंगल सेलर इन द मार्केट। तो बॉल पॉइंट का सब्स्टिट्यूट जो है वो बॉल पॉइंट ही है, कोई एक और बॉल पॉइंट, पेन नहीं है। पेन सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। बॉल पॉइंट का क्लोज सब्स्टिट्यूट एक और बॉल पॉइंट है जो किसी और कंपनी का हो सकता है, लेकिन लेकिन बॉल पॉइंट का सब्स्टिट्यूट है पेन, क्लोज नहीं है। बॉल पॉइंट का पेन जो है वो सब्स्टिट्यूट तो है, लेकिन क्लोज नहीं है। लेकिन जो बॉल पॉइंट का क्लोज सब्स्टिट्यूट है वो एक और बॉल पॉइंट है जो किसी और कंपनी का हो सकता था, लेकिन इधर नहीं है। अब दोनों मार्केट्स में नहीं है, ना मुल्तान में ना लाहौर में। तो इसका मतलब पियानो बॉल पॉइंट वालों को मुल्तान की मार्केट में भी मोनोपोली है, और लाहौर की मार्केट में भी पियानो बॉल पॉइंट बनाने वालों की मोनोपोली है। समझ गए ना ये बात। तो दोनों मार्केट्स के अंदर उनकी मोनोपोली है, ये तो तय हो गया। अब यानी इधर भी मोनोपोली है, मोनोपोली ऑफ पियानो, पियानो बॉल पॉइंट, और इधर भी क्या है, इधर भी मोनोपोली है। यानी इस मार्केट में, इस लाहौर की मार्केट में भी सिंगल ही सेलर है और कोई है ही नहीं लाहौर में। मोनोपोली ऑफ पियानो बॉल पॉइंट है ना। दोनों मार्केट्स एक दूसरे से कुछ 300-400 किलोमीटर के फासले पर भी हैं, ये भी आपको पता हो। मुल्तान से लाहौर 350 किलोमीटर का फासला है। तो ये लहदा एक मार्केट मुल्तान की मार्केट में इसको मोनोपोली है पियानो बॉल पॉइंट वाले को, और लाहौर की मार्केट में भी पियानो ही वाला है और कोई बॉल पॉइंट वाला नहीं है। अब आपका क्या ख्याल है, ये तो फिर एक ही हो गया ना पूरी मार्केट में। तो आप कहेंगे दोनों मार्केट में ये तो कीमतें बढ़ा के रखे, कोई और है ही नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब इसको आपने, अब आप फर्ज करें पियानो बॉल पॉइंट के मैनेजर बन जाते हैं, तो अब आप कहें जी, या मालिक होते हैं, तो आप कहें दोनों मार्केट्स में कीमतें बढ़ा दो क्योंकि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इधर कैलकुलेट करेंगे कि मुल्तान की मार्केट में पियानो बॉल पॉइंट की डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो पता चलता है मुल्तान के लोगों के लिए लेस इलास्टिक डिमांड है, और इधर पता चला लाहौरियों के लिए ये मोर इलास्टिक है। यानी बॉल पॉइंट जो है मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक डिमांड है। तो डिमांड चीज़ तो एक है, प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी में फ़र्क है। इधर मुल्तानियों के लिए तो ये ज़रूरत बन गई है। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है कि ज़रा तब्दीली नहीं ला सकते, तो ये ज़रूरत बन गई है, नेसेसिटी बन गई है। लेकिन लाहौरियों के लिए नहीं बनी है, नो नेसेसिटी। तो अब आप बताएं, जहाँ पर लेस इलास्टिक हो, जहाँ पे ज़रूरत बन जाए, वहाँ पर कीमत ज़्यादा रखें, या जहाँ पर ज़रूरत नहीं बनी वहाँ कीमत ज़्यादा रखें। तो जहाँ पर ज़रूरत बन गई है वहाँ पर प्राइस ज़्यादा रखेंगे, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं बनी वहाँ पर प्राइस को क्या रखेंगे, कम रखेंगे। आई बात समझ। ये हेल्प किसने की, इलास्टिसिटी ने। जब आप किसी को कहते हो ना कि ज़िंदगी बन गए हो तुम, तो कहते अच्छा ये बात है, इसका मतलब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बन गया हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरत बन गया हूँ। वो फिर आपकी ऐसी की तैसी करता है, और उसकी आपको कीमत हाई पे करनी पड़ती है। आम रवैयों में भी देखें ये चीज़। आप लोगों से कहें ना मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं ज़िंदगी बन गए हो तुम, वो कहता है अच्छा जी फिर आओ, फिर आपका मैं तसल्ली कराऊं, तो वो आपको उसकी नखरे उठाता है। वो नखरे कीमत है, ज़्यादा कीमत आपको पे करनी पड़ती। इधर देखें ना, इधर मुल्तान के लोगों ने क्या किया, मुल्तान में जब आपने कीमत बढ़ाई तो लोगों ने कहा कि, दुकानदार ने कहा कि पियानो बॉल पॉइंट महंगा हो गया, तो लोगों ने कहा हमें फिर भी यही चाहिए, या कम कर दी उसकी डिमांड, थोड़ी सी कम की। वो ईगल पेन या उसकी तरफ ज़्यादा नहीं गए,
लेकिन लाहौर में जब कीमत बड़ी बढ़ाते हैं आप, तो लोग कहते हैं ठीक है पियानो नहीं तो फिर ईगल पेन दे दें, ईगल पेन नहीं तो पार्कर पेन दे दें, वरना डॉलर दे दें। तो वो उसमें ज़्यादा तब्दीली ला सकते हैं, मोर इलास्टिक, वो इसमें ज़्यादा तब्दीली ला सकते हैं। तो उनके लिए पार्क पियानो बॉल पेन कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप ज़्यादा कीमत बढ़ाएंगे तो लोग इधर की तरफ चले जाएंगे, पेन, किसी भी पेन को खरीद लेंगे। तो यहाँ पे आपको कीमत को क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। यहाँ कीमत कम रखनी पड़ेगी, यहाँ कीमत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। यही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी टोटल रेवेन्यू मेथड में भी, याद करें। वहाँ भी ये बताया था कि जहाँ लेस इलास्टिक डिमांड हो वहाँ प्राइस क्या होती है, हाई। जहाँ मोर इलास्टिक हो वहाँ प्राइस क्या होती है, लेस। ये कितना इंपॉर्टेंट रूल आपको समझ आ रहा है कि कहाँ पर कीमत ज़्यादा रखनी है और चीज़ एक ही है, और कहाँ पर कीमत को जो है वो ज़्यादा रखना है। मैं आपको ये याद कराता हूँ पिछला लेक्चर, अगर आप टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ज़रा आप देखें तो आपको शायद याद आ जाए। मैं कोशिश करता हूँ वो मिल जाए हमें, टोटल आउटले मेथड हमें मिल जाए तो वहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको। जस्ट अ मिनट। मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये आ गया टोटल, ये दिस इज द पॉइंट। ये देखें यहाँ पर देखें, ये मोर इलास्टिक है ना, ये मोर इलास्टिक है। और यहाँ देखें मोर इलास्टिक में लोग ज़्यादा तब्दीली ला सकते हैं। जैसे लाहौर की मार्केट थी तो वहाँ कीमत क्या रखनी चाहिए थी, वहाँ पे अगर रेवेन्यू ज़्यादा करना है आपने तो आपको कीमत को कम रखना पड़ेगा। यही बात मैंने समझाई थी, क्योंकि ये रेवेन्यू भी है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ कीमत कम रखनी पड़ेगी। आप 4 रखेंगे तो 24 रुपये कमाएंगे, क्योंकि पी इंटू क्यू जो है वो रेवेन्यू भी है। अब आप एक्सपेंडिचर के हवाले से ना देखें, रेवेन्यू के हवाले से देखें, दुकानदार के हवाले से देखें कि इस जगह पर जहाँ मोर इलास्टिक डिमांड हो वहाँ कीमत को कम करके आप एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि यहाँ रेवेन्यू के हवाले से देखें तो रेवेन्यू ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन मुल्तान जैसी मार्केट, जैसे ये लेस इलास्टिक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अगर रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना है आपने, रेवेन्यू ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है ना 16 पे, तो कीमत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसका मतलब लेस इलास्टिक में कीमत को क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा, और मोर इलास्टिक में कीमत को क्या रखना पड़ेगा, कम। लेस इलास्टिक में कीमत को ज़्यादा। भाई आप, सिंपल सी बात है, आप एक सर्जन से जाके कहते हैं कि मैंने आपसे ही ऑपरेशन करवाना है, तो वो कहता है ठीक है, आपको इसका मतलब है और कोई नज़र ही नहीं आता है, या आपको लगता है कि मैं आपकी ज़रूरत हूँ, तो कीमत ज़्यादा दे दें। इसलिए जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाओ, मैं तो सब्जी खरीदने के लिए जाओ तो मैं कभी वो सब्जी पहले नहीं बोलता कि दुकानदार ये ना समझ ले कि इसको इसकी ज़रूरत है। मैंने करेले खरीदने हो तो मैं जाके भिंडी पूछता हूँ पहले, भिंडी का क्या रेट है, क्योंकि मैं अगर जाके सीधा ही करेले पूछूंगा तो करेले का रेट वो ज़्यादा बताएगा। मैं 6-7 सब्जियों का पूछ के बाद में कहता हूँ अच्छा यार ये बताओ ये कितने रुपए किलो है, तो वो कहता है इसके लिए इसको नहीं लेने के लिए लेना, वो कम से कम रेट बता देता है, तो ये जी इतने का है, तो मैं यही दे दो फिर। समझ आई बात। तो इस तरह जब आप कोई सूट खरीदने के लिए जाएं तो दुकानदार को पता चल जाए ना कि ये अब जरूरत बन गई इसकी, वो कहेगा ना अभी भी ना, जाओ जाओ ये इतने का ही मिलेगा, नहीं लेना लो तो जाओ। तो ये ऑब्जर्व करता है, हालांकि उसने इलास्टिसिटी नहीं पड़ी हुई, लेकिन वो ये ऑब्जर्व कर लेता है कि ये चीज़ इसके लिए ज़रूरत बनी है कि नहीं ज़रूरत बनी। ज़रूरत बनी है मतलब लेस इलास्टिक हुई है तो कीमत ज़्यादा चार्ज करेगा। और अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं तो ना सी, तो वो बाद में आवाज़ें देता फिरेगा, आना आना ना वापस आना। वो आपका रवैया जज कर रहा होता है कि आपके लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरत बन गई है, फिर वो प्राइस को उसके मुताबिक चार्ज कर रहा होता है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये अगली हेडिंग पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंस में, 5वीं। अभी इधर 5 मिनट और लूँगा मैं आपके। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर आप देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पहले डेवो के अंदर वो एक माई अब आ गई है और वो खाना शाना भी दे देते हैं आपको, तो ज़रूरत बनाई ना उन्होंने आपको, तो आपने न्यू खान पे जाना छोड़ दिया, आपने ट्रेन पे जाना छोड़ दिया, तो वो जब ज़रूरत बनी तो आपने उसकी कीमत भी ज़्यादा देने के लिए तैयार हो गए आप। समझ आ रही है ना। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बल्क में होती हैं, और लेकिन उनकी उनकी जो वैल्यू होती है वो बड़ी थोड़ी होती है। जैसे भूसा समझते हैं आप लोग, तूड़ी पंजाबी में कहते हैं, तूड़ी या भूसा कहते हैं, जो गंदम के साथ जानवर खाते हैं।
वो देखें तो उसकी ट्राली भरी हुई जा रही होती है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, समझ रहे हैं, उसकी कीमत कम होती है। इसी तरीके से गोल्ड है थोड़ी छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन उसकी कीमतें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कीमतें चार्ज की जाती हैं बाज़ का हाई वैल्यू होती है, लेकिन बल्क उनका स्मॉल होता है, तो उनसे ज़्यादा कीमत चार्ज की जाती है। यानी जैसे गोल्ड है, हाई वैल्यू है, यानी उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन उसका बल्क क्या है, स्मॉल है, स्मॉल बल्क है, यानी छोटी सी होती है जी। इसी तरीके से मैंने आपको कहा कि रेत है ना, सैंड, तो सैंड है, ठीक है ना जी, लेकिन उसकी क्या है, वैल्यू क्या है, लो है, लो वैल्यू है, और हाई बल्क है। तो ये गुड्स टू गुड्स वेरी करेगा कि किसी की ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप देखेंगे कि कोई ज़्यादा कीमत चार्ज कर रहा होगा, कोई कम चार्ज कर रहा होगा, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट होगा। सैंड, रेत को कहते हैं, रेत, समझ गए। इसी तरीके से जॉइंट गुड्स के हवाले से बताएं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इकट्ठी पैदा होती हैं, जॉइंट गुड्स। जैसे गंदम है, तो वीट जिसे कहते हैं, तो वीट के साथ स्ट्रॉ भी पैदा होता है, जिससे मैं ये जॉइंटली प्रोड्यूस होती हैं, यानी ये गंदम है ना, और ये क्या है, भूसा, तूड़ी जिसे कहते हैं, तो ये इकट्ठी पैदा होती है, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, यानी ये लेस इलास्टिक है हमारे लिए, इंसानों के लिए। ये तो नहीं कि गंदम महंगी हो जाए तो तुम तूड़ी खाना शुरू कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो ये मोर इलास्टिक, नहीं समझ आई बात। इंसान के लिए, इंसान के लिए गंदम ज़रूरत है, लेकिन भूसा नहीं, लेकिन पैदा इकट्ठी होती हैं। ठीक हो गया जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच।